हाय स्टूडेंट, जीआरटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं अकाउंटिंग के इस क्लास में। इसके बारे में जानने वाले हैं आज हम लोग अकाउंटिंग पीरियड के बारे में। इसके बारे में जानने वाले हैं अकाउंटिंग पीरियड कि जब अगर हम अपने किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने में जो पीरियड होता है, जो समय होता है, वो क्या कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, कल इसके पहले आप लोग को हम बताए थे प्रोप्राइटर। कहाँ तक बताए थे? प्रोप्राइटर तक। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए, आज 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 हम लोग को जानना है अकाउंटिंग पीरियड में। अब देखिए, कह रहा है एक रेगुलर पीरियड यानी कि समय अवधि जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। यानी कि जब हम क्या किए कि अपने बिजनेस को चला रहे हैं, तो अपने बिजनेस को चलाते समय हमने क्या किया, किसी एक समय को निर्धारित किया। क्या किए? किसी एक समय को निर्धारित किए कि हमको क्या करना है, 2 महीने में या 1 महीने हमको जो रिपोर्ट जानना है, तो पूरे साल में रिपोर्ट जानना है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है, यानी कि समय अवधि कहलाता है। जैसे कि हम अगर हम ये बात करें तो आप लोगों को हम ये बताए थे कि जब हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है उसका फाइनेंशियल ईयर क्या माना जाता है? 1 अप्रैल। क्या माना जाता है? 1 अप्रैल। और एंड कब होता है? 31 मार्च। तो यही हमारे अकाउंटिंग का क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। अब देखिए, इस टाइम पीरियड में आगे हमारा क्या दे रहा है, जैसे हम आगे जा रहे हैं यहाँ पे बता रहा है अकाउंटिंग पीरियड में अकाउंटिंग पीरियड 1 मंथ या क्वार्टर या ईयर भी हो सकता है। अब कह रहा है यहाँ पे, पहले ये चलिए हम एक बार शुरू से देख लें। कह रहा है एक रेगुलर पीरियड यानी समय अवधि जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। और अकाउंटिंग पीरियड 1 मंथ, क्वार्टर या ईयर भी हो सकता है। यानी कि 1 मंथ भी हो सकता है, एक क्वार्टर भी हो सकता है और एक ईयर भी हो सकता है। यानी कि सबसे पहले हम बात करें मंथ का। जैसा हम ये कहें कि आपने अपने बिजनेस को कब से स्टार्ट किया, तो मान के चलिए आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया कब? 1 अप्रैल से। कब स्टार्ट किए? 1 अप्रैल से। तो जब आप अपने बिजनेस को 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो अपने इस बिजनेस को 1 अप्रैल से लेकर के और क्या करना हो, 31 अप्रैल तक देखना हो कि इस महीने में टोटल हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। नहीं, सिर्फ 1 महीने का बता रहा है। 1 महीने का, 1 महीने कितना, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 अप्रैल तक, यही हमारा क्या होगा? 1 महीना होगा। यानी कि इस टोटल 1 महीने में हमने क्या किया, अपने कंप्यूटर में यानी कि अपने सिस्टम में कितना जो एंट्री किया है, इस एंट्री की मदद से हमको देखना हो हमने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस कमाया। वही हमारा अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है? अकाउंटिंग पीरियड। तो अब ये किसमें है? मंथ में। किसमें है? मंथ में। यानी कि 1 मंथ में हम 1 मंथ में क्या किए हैं, कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस कमाया, कितना एक्सपेंस किए, वो हमारा किसमें है? वो टाइम पीरियड किसमें है? मंथ में। और क्या है? क्वार्टर। तो क्वार्टर का मतलब होता है कि पूरे पूरे फाइनेंशियल ईयर में 3 क्वार्टर होते हैं। कितने क्वार्टर होते हैं? 3। अब ये 3 3 महीने के होते हैं। कितने महीने के होते हैं? 3। जैसे हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल, उसके बाद से मई, और मई के बाद से जून। ये 3 महीने का क्या हो गया? एक क्वार्टर। क्या हो गया? एक क्वार्टर। या चलिए ऐसे हम इसको हटाए, हम इसको क्या किए, हम इसको कह रहे हैं कि समझने के लिए क्वार्टर को हमने क्या किया, पूरे 1 मंथ का एक राउंड बनाया। क्या किए? पूरे 1 मंथ का ऐसे राउंड बनाए। दिख रहा है सबको? अब इसका हम क्या किया, अपने इस पूरे राउंड में हमने किया कि इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में? 4 भागों में। अब इस 4 भागों को हमको क्या करना है? क्वार्टर में बांटना है। क्वार्टर 3 पहले आप समझिए, हमको क्या करना, हमने इसको कितने भागों में बांटा? 4। तो 4 भागों में अगर हम बांटेंगे तो हमारा क्या होगा, हम पहले और ये कहें तो पहले हमारा होगा अप्रैल। क्या होगा? अप्रैल। उसके बाद से मई, और मई के बाद से जून। यानी कि कौन सा क्वार्टर हो गया? फर्स्ट। कितना क्वार्टर हो गया? फर्स्ट। सॉरी, जैसे हमने बताया था 3 क्वार्टर, लेकिन 4 क्वार्टर। कितना क्वार्टर होगा? 4। अब 4 क्या हो, जैसे हमने बताया अप्रैल, मई और जून। उसका होगा जुलाई, अगस्त और सितंबर। दिख रहा है सबको? और उसका यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज? नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमको करना ऐसे नहीं बनाना है, जो हम टाइम पीरियड बना रहे हैं ना, इसको 3 भागों में बांटना है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला ये हो गया हमारा, और उसको हमने क्या किया, एक ऐसे भागों में बांटा, और इसको फिर क्या कर दी, एक अलग कर दी ऐसे। अभी कितने भागों में हो रहा है? 3। तो पहला अगर हम कह रहे हैं तो पहला किसमें आएगा? अप्रैल, मई और उसके बाद से जून। उसके बाद से अप्रैल, मई और जून, और जून के बाद क्या हो जाएगा हमारा, चलिए इसको यहाँ रखते हैं। उसके बाद से जुलाई, जुलाई के बाद से अगस्त, अगस्त के बाद से सितंबर। कितना हो गया? 3। 2 क्वार्टर होगा। 2 क्वार्टर के बाद फिर कितना हो जाएगा? तीसरा। और तीसरा क्या होगा हमारा?
हमने बनाया जुलाई, अगस्त और सितंबर। उसका होगा अक्टूबर, अक्टूबर के पास होगा नवंबर, और नवंबर के पास होगा दिसंबर। कितना क्वार्टर हुआ? 3। और जब चौथे क्वार्टर में आएंगे यहाँ पे हमारा होगा जनवरी, क्या होगा? जनवरी, फरवरी और मार्च। यानी कि कितना क्वार्टर हुआ? 4। यानी कि पहला हमारा ये क्वार्टर, दूसरा ये क्वार्टर, तीसरा ये क्वार्टर, और फिर चौथा ये क्वार्टर। यानी कि पहले क्वार्टर में क्या क्या आ रहा है हमारा? पहले क्वार्टर में आ रहा है हमारा अप्रैल। पहले क्वार्टर में क्या आ रहा है? अप्रैल, और उसका से आ रहा है मई, और मई के बाद आ रहा है जून। कितना क्वार्टर हुआ? एक क्वार्टर हुआ, यानी कि 3 महीने। आज समझ में। और इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? जुलाई। क्या आ जाएगा? जुलाई। जुलाई के बाद से हाँ जी रहेगा। क्या हो गया? जुलाई। जुलाई के बाद से अगस्त, और अगस्त के बाद क्या हो जाएगा? सितंबर। क्या हो जाएगा? सितंबर। और सितंबर के बाद से क्या होगा? इसके बाद से आएगा हमारा अगला। अगला क्या होगा? तीसरा स्टेप। तीसरा बार क्या होगा? अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद से नवंबर। क्या होगा? नवंबर, और नवंबर के बाद से दिसंबर। क्लियर है? और इसके अगला हमारा क्वार्टर क्या हो जाएगा? जनवरी, उसके बाद से फरवरी, और उसके बाद से मार्च। क्लियर है? यानी कि टोटल मंथ कितना होगा हमारा? 12 मंथ होगा, और क्वार्टर कितना होगा? 4। और इन सभी क्वार्टर को हम क्या करें? अगर जो एक में मिला दें, यानी कि चारों क्वार्टर को हम एक में मिला दें, तब वहां पर हमारा क्या बनेगा? एक ईयर बनेगा। क्या बनेगा? एक ईयर। यानी कि हम क्या करते हैं अपने बिजनेस से एक ऐसे स्टेटमेंट निकालते हैं, या तो जो क्वार्टर यानी कि 3 महीने पे हो। कब हो? 3 महीने पे हो, या 1 महीने पे हो, या 1 साल पे हो, तो वही हमारा क्या कहलाता है? अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि अकाउंटिंग पीरियड कहा जाए तो कितने कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला मंथ में हो सकता है, दूसरा क्वार्टर में हो सकता है, और तीसरा ईयर में हो सकता है। समझ में? अब देखिए ये क्वार्टर के माध्यम से, हाँ क्वार्टर वो पीने वाला क्वार्टर नहीं करे बाबू। जैसे देखो 3 महीने को जो हम एक में करेंगे तो हमारा एक क्वार्टर बनेगा। जैसे सपोज मान के चलो हमने क्या किया, एक मंथ एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं? 12। तो इसी 12 को हम क्या करेंगे? 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो 4 भागों में जैसे कि अभी हमने डिवाइड करके आपको दिखाया, तो एक हम सर्कल पहले बनाए थे। क्या लिए थे यहाँ से? एक सर्कल। अब इस सर्कल को हम क्या किए? 4 भागों में बांट दिए। कितने भागों में? 4 भागों में। और इस 4 भागों में हमने आपको बताया कि पहला आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? पहला आपका अप्रैल, मई, उसके बाद से जून, उसके बाद बताया जुलाई, अगस्त, उसके बाद से सितंबर, फिर होगा अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद क्या होगा? नवंबर, और नवंबर के बाद से दिसंबर, फिर आपका क्या होगा? जनवरी, उसके बाद से फरवरी, और फरवरी के बाद से मार्च। समझ में? ये आपका टोटल कितना क्वार्टर हो रहा है? यानी कि 3 महीने का एक क्वार्टर, फिर 3 महीने का एक क्वार्टर, फिर 3 महीने का एक क्वार्टर, और फिर 3 महीने का एक क्वार्टर। यानी कि टोटल कितने क्वार्टर हो जा रहे हैं? 4। लेकिन जब हमको अकाउंटिंग करना हो तो ये 4 क्वार्टर लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी हम क्या कर सकते हैं? किसी एक क्वार्टर का हम स्टेटमेंट आसानी से चेक कर सकते हैं। दोनों का करना चाहते तो दोनों का कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये कह रहा है कि हमको क्या करना हो, अगर जो 1 महीने का स्टेटमेंट चेक करना हो। कितने महीने का? 1 महीने का, या एक क्वार्टर का, या 1 साल का, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? अपने बिजनेस से उसका हम अकाउंटिंग पीरियड के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि इस अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि चाहे मंथ में हो, चाहे क्वार्टर में, चाहे ईयर में, यानी कि इस तीनों पीरियड में किसमें हमारा ज्यादा प्रॉफिट हुआ और किसमें लॉस, किसमें एक्सपेंस हुआ और किसमें प्रॉफिट हुआ, वही हमारा क्या कहलाता है? अकाउंटिंग पीरियड। अब चलिए अगला कह रहा है हमारा 5वां, चार्ट्स ऑफ अकाउंट। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट किसे कहते हैं? तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट ये कहेंगे जब हमारा क्या हो, किसी पार्टिकुलर किसी ऐसे बिजनेस का नाम ले रहे हैं जो बिजनेस पहले से क्या हो, जिसका कुछ ना कुछ नाम हो। आ रहा समझे ना? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट में ऐसे सभी अकाउंट समूह जो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चार्ट्स ऑफ अकाउंट, ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। जैसे मान के लिए हम ये कहें कि आपका कोई बिजनेस है, और उस बिजनेस का आपका कोई लीगल नेम है। क्या है? कोई लीगल नेम है। अब जैसे मान के चलो आप कोई छोटा शॉप देखेंगे, उसका कोई नाम नहीं होता है।
आ रहा समझे ना। और जो नॉर्मल आप लोग देहात में चले जाइए तो क्या होता है, जो भी पान का दुकान, क्या अधिकांश पान का नाम, पान की दुकान का नाम होता है, पान की दुकान का नाम होता है, बस पान भंडार या पान का दुकान है या गुटखे का दुकान है या जो भी, बस यही रहता है। समझ में। लेकिन आप थोड़ा सा जब बड़े बिजनेस में आएंगे तो होता है कि कोई प्राइवेट लिमिटेड है, आज समझे ना, गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड या गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी, ऐसे क्या होता है, किसी न किसी कंपनी का या किसी न किसी बिजनेस का नाम होता है। अगर जो ऐसे बिजनेस का हमको क्या करना हो अपने कंपनी में या अपने रिकॉर्ड में उसका नाम ऐड करना हो, वो हम किस में ऐड करेंगे, चार्ट्स ऑफ अकाउंट। जो देखिए यहाँ पे पहले ही कह रहा है कि ऐसे सभी अकाउंट का समूह, जो भी अकाउंट क्या होगा, इस समूह में आएंगे, किस समूह में, कि पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी एक पार्टिकुलर, किसी एक विशेष पद पे आएंगे। जैसे हम ये कहें कि जो हमारा कंपनी है वो हमारा कंपनी क्या है, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड है। क्या है, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड है। या हम ये कहें गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है, तो वहाँ पे क्या किया गया है, किसी पार्टिकुलर एक का बात किया गया है। तो ये ऐसे जो लेजर बना तो हम किसमें बनाएंगे, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में। अब फिर इसके आगे देखिए सेम इसी का थोड़ा सा हिंट समझा रहा है नीचे, और वो दे रहा है अगला हमारा क्या, यहाँ पे दे रहा है एंटिटी, कि एंटिटी हम लोग किसे कहेंगे, तो सेम ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट। अभी कह रहा है एंटिटी, एंटिटी एक पर्सन, पार्टनरशिप, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। यानी कि चाहे हमारा क्या हो, कोई व्यक्ति, कोई एक पर्सन हो सकता है, या क्या हो सकता है यहाँ पे, पार्टनरशिप। और जो कोई बड़ा सा बिजनेस हम ओपन करने जा रहे हैं, हमारे पास उतना पूंजी नहीं है, तो हम अपने दोस्त से कहेंगे या कोई भी जो तैयार है तो हम उससे कहेंगे कि हम लोग चलिए आप भी पैसा लगाइए और हम भी पैसा लगाते हैं, और एक बिजनेस को पार्टनरशिप में क्या कर लिया जाए, खोल लिया जाए। तो ऐसे अगर जो रिकॉर्ड हो, या कह रहा है बिजनेस, या किसी एक बिजनेस का रिकॉर्ड हो, जैसे कि अभी हमने बताया कि हमारा कोई बिजनेस है, और वो कौन सा बिजनेस है, हमने बताया गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड। एक हमारा बिजनेस है जो कंप्यूटर लिमिटेड है, और उसका हमने बताया ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था हो गया, क्या हो गया, संस्था। तो ऐसे संस्था का क्या होगा, जिसका एक लीगल और सेपरेट और आगे जरा यहाँ पे एक्सटेंस यानी कि कोई अस्तित्व मौजूद हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दे रहा है राजेश ज्वेलर्स, और आगे यहाँ पे दे रहा है रिद्धि ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि कुछ ऐसे हमारे बिजनेस हैं जिनका क्या हो, कोई एक लीगल, कोई एविडेंस मौजूद है, कोई एक अस्तित्व मौजूद है, उसका हम रिकॉर्ड किसमें करेंगे, एंटिटी यानी कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट। आया समझ में। यानी कि जब आप मान के चलिए आप कोई दुकान किए हैं, आपकी दुकान पे जो कोई आ रहा है परचेज करने के लिए, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि आपके पास प्राइवेट लिमिटेड वाले ही आएंगे, आ रहा समझे ना। तो ऐसे जरूरी है कि प्राइवेट लिमिटेड वाले हैं, कि जो हो सकता है कि सभी प्रकार के व्यक्ति आएंगे, जिनका प्राइवेट लिमिटेड हो वो भी आएंगे, सिर्फ ऐसे जिनका बिजनेस नहीं वो भी आएंगे आपके यहाँ परचेज करने के लिए। तो जो अगर जो इसके उद्देश्य से आ रहे हैं, जिनका कंपनी है, उसका हम रिकॉर्ड किसमें करेंगे, एंटिटी के माध्यम से चार्ट्स ऑफ अकाउंट, किसमें करेंगे, एंटिटी के माध्यम से चार्ट्स ऑफ अकाउंट। और उसकी अगला कह रहा है ट्रांजेक्शन, क्या कह रहा है, ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन हम लोग किसे कहेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कह रहा है ट्रांजेक्शन के लिए, यहाँ कह रहा है ट्रांजेक्शन दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच होने वाला लेन देन ट्रांजेक्शन कहलाता है। कि अगर हम ये कहें कोई एक पर्सन है और वो लेन देन कर रहा है, तो वो एक पर्सन क्या लेन देन कर सकता है, नहीं। वो अकेले परचेज करेगा और अकेले सेल करेगा, नहीं। कह रहा है कि ट्रांजेक्शन में क्या हो सकते हैं, कि दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी हो सकते हैं, कि चाहे दो कोई हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, वही हमारा क्या कहलाएगा, बिजनेस एंटिटी। यानी कि इनके बीच में होने वाला ट्रांजेक्शन हमारा क्या, होने वाला लेन देन हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजेक्शन। जैसे सपोर्टेड मान चलिए कि हमारा कोई बिजनेस है, और उस बिजनेस में आप क्या किए, आए परचेज करने के लिए आप, और आपसे हमने क्या कर दिया, ये हमारा बिजनेस है और इस बिजनेस से आप परचेज करने के लिए आए, हम क्या किया, आपको सेल कर दिए, क्या किए, कुछ सेल किए। तो यहाँ पे कितना अकाउंट बन रहा है, दो। कितना अकाउंट बन रहा है, दो। लेकिन आप हमारे पास आए परचेज करने के लिए, और वो माल हमारे पास नहीं, क्या है, हमारे यहाँ नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि एक काम करिए, आप कुछ पैसा जमा कर दीजिए, और वो सामान हम आपके यहाँ क्या कर दे रहे हैं, भिजवा दे रहे हैं। आ रहा है समझे ना। तब यहाँ पे कितने अकाउंट हो जाएंगे, तीन। क्योंकि हम किसी एक पर्सन से परचेज करेंगे, उसका हमारे यहाँ आएगा, और हमारे यहाँ आने के बाद हम उसके पास क्या करेंगे, भेजेंगे जो हमारे यहाँ परचेज करने आया था। यानी कि ऐसे क्या हो सकते हैं, कि ऐसे वो जो ट्रांजेक्शन हमारे पास मिल रहे हैं, वो ऐसे अगर हमारे पास कोई भी काम हो रहा है और इसके लेन देन को हम क्या करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो वही हमारा लेन देन क्या कहलाता है, ट्रांजेक्शन कहलाता है। और आगे कह रहा है ट्रांजैक्शन एक ऐसा इवेंट है
जिसकी कुछ वैल्यू हो और जो दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच हो, वो क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। अब जैसे मान के चलिए, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे दिया है, जैसे परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ मनी, पेमेंट्स ऑफ क्रेडिटर्स आदि। अब पहले हम क्या करेंगे, इसको परचेज करेंगे किसी गुड्स को, पहले क्या करेंगे, परचेज। तो हमारा कितना ट्रांजेक्शन हुआ, पहला ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, पहला। अब परचेज किया तो हम उसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे, पेमेंट। यानी कि जब हम परचेज किए उसको क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे पेमेंट करेंगे। और जब पेमेंट करेंगे तो तीसरे नंबर हम गुड्स को क्या करेंगे, रिसीव। रिसीव का मतलब था अपने पास लेना, तो उस गुड्स को हम अपने पास क्या करेंगे, रिसीव। देखिए यहाँ पे कितना अकाउंट फिलहाल अभी हो रहा है, कितना लेन देन हो रहा है, 3। कि हम उसको परचेज किए, उसका पेमेंट किए, उसको रिसिप्ट किए, यानी कि टोटल हम यहाँ पे कितना ट्रांजेक्शन बना रहे हैं, 3। आया समझ में। यानी कि ऐसे बिजनेस हमारे क्या हो रहे हैं, कितने लेन देन हो रहे हैं, 3। अब उसके आगे जैसे हम आ रहे हैं, देखिए अब आगे यहाँ पे कह रहा है कोई भी ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। अब कैसे ट्रांजेक्शन, जैसे मान लीजिए हमारा कोई बिजनेस है, कि कोई जरूरी थोड़ी है हम क्या करेंगे, कोई जरूरी थोड़ी कैश ही परचेज करेंगे या कैश ही सेल करेंगे। या हो सकता है कि हम कुछ ना कुछ उसको क्या करते हो, क्रेडिट पे यानी कि बकाए उधार पे देते हैं। अरे समझे ना, यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन को हमको क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। तो वो सारा ट्रांजेक्शन जो भी हम लेन देन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजेक्शन। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, क्लियर सबको ना। चलिए अब इसके आगे एक हमारा दे रहा है एसेट्स। क्या दे रहा है, एसेट। तो एसेट्स में शायद आप लोग को बताए थे कुछ पहली क्लास में, याद आ रहा है किसी को, एसेट्स में आप लोगों को कुछ बताए थे शायद पहली क्लास में। अब चलिए बता रहे हैं एसेट्स क्या है, कि जैसे हम क्या करें, अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ वस्तु खरीदे। क्या करें, क्या खरीदे, कोई वस्तु खरीदे। और वो वस्तु क्या हो सकता है, अस्थायी रूप से भी हो सकता है और अस्थायी रूप से भी हो सकता है। आ रहा समझ ना। लेकिन उसका उद्देश्य क्या होगा, अपने बिजनेस को चलाना है, उसको हम क्या कहेंगे, एसेट्स कहेंगे। अब देखिए कह रहा है एसेट्स वे सभी वस्तुएं जो अस्थायी या अस्थायी रूप से व्यापार को चलाने में मदद करती हैं, एसेट्स कहलाती हैं। यानी कि जो अस्थायी रूप से हो या अस्थायी रूप से हो, लेकिन वो हमारे बिजनेस को क्या कर रहा है, चलाने में मदद कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, एसेट्स। जैसे हम एग्जांपल दें तो इस संस्था को चलाने के लिए, यानी कि इस कोचिंग को चलाने के लिए हमने एक कंप्यूटर खरीदा। क्या खरीदे, एक कंप्यूटर खरीदे। अब चाहे हमारे लिए अस्थायी हो, चाहे लिए हमारे लिए अस्थायी हो, लेकिन हमारे बिजनेस को चलाने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। यानी कि नाम पहले से बता दे रहा है कि ऐसे वस्तु जो हमारे व्यापार को क्या करते हैं, अस्थायी या अस्थायी रूप से चलाने में मदद करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे एसेट्स कहते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है एसेट्स कहलाती हैं, और आगे कह रहा है एसेट्स की ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेना, थोड़ा सा रुक जाइए, इसको जूम कर लेना। इसमें यही है, जब जूम करना हो रहा है ना तो पहले हटाओ फिर। हाँ बाबू, कहाँ तक थे हम लोग, यहाँ यही एसेट्स है ना। चलिए इसको थोड़ा सा जूम करें, इतना दिख रहा है क्लियर ना। कहाँ तक थे हम लोग, यहाँ पे। यानी कि अब यहाँ पे कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जिसे मनी के रूप में क्या किया जाता है, मिस्योर किया जा सकता है, जैसे कि भवन, कंप्यूटर, कैश आदि। और आयकर एसेट्स के मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। तो पहले हम लोग यहाँ पे समझे, कह रहा है इकोनॉमिक रिसोर्स, यानी कि ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स की जो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, चलने में मदद करते हैं। जैसे हम ये कहें एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है, जैसे कि भवन। क्या दिया है, भवन। अगर जो हमको ये अपना बिजनेस चलाना है, तो अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमने एक बिल्डिंग लिया है। आया समझ में, ये बिल्डिंग हमारे लिए क्या है, एक एसेट्स है। क्या है, एसेट्स है। और उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर। क्या कह रहा है, कंप्यूटर। तो अगर जो कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, जो हमारे बिजनेस को चलाने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। और उसके बाद कह रहा है कैश। तो कैश किस प्रकार से हमारे लिए एसेट्स हुआ, कि अगर जो हमारे बिजनेस में कैश न रहे तो क्या हमारा बिजनेस चलेगा, नहीं चलेगा। तो उस बिजनेस को चलाने के लिए भी क्या क्या है हमारे पास, कैश। तो कैश में हमारा क्या है,
एसेट्स है। यानी कि अगर हम ये तीन चीजें सिर्फ देख रहे हैं, ये तीन चीजें हमारे लिए क्या है, एसेट्स हैं, जो हमारे बिजनेस को चलाने में मदद कर रही है। और उसके आगे दिया है कि एसेट्स को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है, दो। और वो दो क्या है बता रहा है, पहला फिक्स एसेट, पहले क्या बता रहा है, फिक्स एसेट। और फिक्स एसेट्स का मतलब हम ऐसे पहले बता दें कि जिसका एक लिमिट समय हो, क्या हो, लिमिट समय हो, यानी कि लिमिट समय कम से कम 1 साल, उससे कम ना हो। आया समझ ना, वो हमारा क्या होगा, फिक्स एसेट्स होगा। अब चलिए हम यहाँ पे समझें, तो कह रहा है ऐसे एसेट्स जिसको किसी बिजनेस में लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके, फिक्स एसेट्स कहलाते हैं। आ रहा समझे ना, कि जिसको हम क्या कर सके, लंबे समय तक यूज कर सके। अब ऐसा नहीं कि आज हम अपने बिजनेस के लिए लाए और कल उसको हटा दिए, वो हमारे लिए फिक्स एसेट्स होगा नहीं। जिसको हम क्या कर सके, लंबे समय तक उसको अपने बिजनेस को चलाने के लिए उपयोग कर सके, वो हमारा क्या कहलाएगा, फिक्स एसेट्स। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि चाहे हमारा जमीन हो और चाहे हमारा कोई बिल्डिंग हो, तो क्या हम अपने बिजनेस के लिए लेंगे, क्या ये 2-4 दिन 10 दिन के लिए लेंगे, नहीं, जब तक हमारा बिजनेस रहेगा तब तक के लिए रहेगा। तो ये लंबे समय के लिए, तो हमारे लिए क्या होगा, एक फिक्स एसेट्स होगा। क्या होगा, फिक्स एसेट्स। यानी कि जब हम ये बात करें अपने कंपनी, अब जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस को चलाने के लिए जो भी वस्तु लग रहे हैं, और उस वस्तु में हम ये देखेंगे कि ये वस्तु हमारे बिजनेस को क्या करेंगे, लंबे समय तक चलाने में मदद करेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, फिक्स एसेट्स। और आगे क्या है यहाँ पे, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर एंड फीचर्स। यानी कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास कोई मशीनरी है, क्या है, कोई मशीनरी है, प्लांट, फर्नीचर, यानी कि कोई भी अगर प्लांट से बना हुआ कोई फर्नीचर, जैसे अगर आप लोग जिस ब्रेंच पे बैठे हैं, तो क्या ये ब्रेंच हमारे यहाँ पास 10 से 15 दिन चलेगा, नहीं, जब तक ये हमारा बिजनेस रहेगा तब तक ये आसानी से चलने वाला है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, फिक्स एसेट्स होगा। और उसके नीचे दे रहा है करंट एसेट्स, क्या दे रहा है, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या है कि जिसको हम लंबे समय तक यूज न कर सके, जिसका कोई लिमिट अवधि न हो कि कब खत्म हो जाएगा और कब रहेगा, वो हमारे लिए क्या होगा, करंट एसेट्स। अब यहाँ पे कह रहा है ऐसे एसेट्स जो शॉर्ट टर्म बेसिस को जैसे बेसिस हो, जैसे बता रहा है डेब्टर्स यानी कि कस्टमर, उसका बता रहा है स्टॉक, बिल रिसीवर, कैश, बैंक बैलेंस आदि। अब जैसे देखिए हमें बता रहा है शॉर्ट टर्म बेसिस, उसका एक बता रहा है ऐसे कि जो कुछ ज्यादा समय के लिए ना, बिल्कुल छोटे समय के लिए हो, यानी कि ऐसे कंडीशन में बिल्कुल छोटे समय के लिए हो, वो जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया है कस्टमर। अब हमारा कोई बिजनेस है, आप हमारे पास आ रहे हैं सामान परचेज करने के लिए, क्या आपके ऊपर कोई भरोसा है कि आप हमारे यहाँ कब आएंगे कब नहीं आएंगे, वो हमारा क्या होगा, एक एसेट्स तो है, लेकिन करंट एसेट उसका कोई भरोसा नहीं है कब तक रहेगा और कब तक नहीं रहेगा। और उसके आगे कह रहा है यहाँ पे स्टॉक, क्या कह रहा है, स्टॉक। तो स्टॉक का मतलब क्या है, पहले हम यहाँ पे बता दें कि हमारा कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में हम सपोज मान लीजिए मार्कर पेन का बिजनेस किए हैं, असल में तो हम क्या किए, 10 पीस परचेज किए, 2 पीस बेच दिए, तो स्टॉक हमारे पास कितना बचा है, ये कैसे बचेगा, 10 पीस हमने परचेज किया और 2 पीस सेल कर दिया, कितना पीस बचेगा, 8 पीस। तो वो 8 पीस हमारे लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक। आज हमारे पास 8 पीस स्टॉक बचा हुआ है, कल कोई आया और 8 पीस खरीद के लेके चला, क्या हमारे पास बचेगा, नहीं, क्या लंबे समय तक रहेगा, नहीं, तो हमारा क्या कहलाएगा, करंट एसेट। क्या कहलाएगा, करंट एसेट। फिर आगे क्या है, बिल रिसीवर। बिल रिसीवर का मतलब क्या है कि हम आपको हमसे क्या करना हो, पैसा पाना। असल में जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अंकित 2 दिन पहले मेरे यहाँ आया और उसने क्या कि एक मार्कर हमसे परचेज करके गया, और वो कह रहा है कि हम आपको कल पैसा दे देंगे। असल में तो कल इसे हमको क्या करना है, बिल रिसीव करना है। तो अगर हम इसे कल बिल रिसीव कर लें, क्या उसके बाद भी करेंगे, उसके बाद भी कर पाएंगे, नहीं, कि वो एसेट्स तो है, लेकिन उसका कोई टाइम नहीं है, वो अभी दे सकता है, कल भी दे सकता है और 2 साल बाद भी दे सकता है। आरस में ना, तो जिसका कोई करंट अवधि ना हो, वो हमारा क्या है, करंट एसेट। अब उसका क्या रहा है, कैश। अब कैश का कोई लिमिट है, आपके पास आज कितना है कल कितना रहेगा। बैंक बैलेंस का कोई लिमिट है, आज कितना है कल कितना रहेगा। आज हमारा कोई बिजनेस है, तो आज हमारे बिजनेस में 10 लाख भी हो सकता है, कल 1 लाख भी हो सकता है, और परसों 20 लाख भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएंगे, यानी कि हमारे बिजनेस को चलने में मदद तो कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई क्या है, कोई ज्यादा टाइम तक इनका वैल्यू नहीं है। और उसके बाद से हमारा आता है लाइबिलिटीज। क्या आता है, लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज का मतलब अगर हम बात करें तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है कर्ज। क्या होता है, कर्ज। अब ये कर्ज क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
और हम कर्ज के बारे में बात कर रहे हैं, यही है ना लायबिलिटी। चलिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, लायबिलिटी। अब देखिए कह रहा है वह पैसा जो एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस या व्यक्ति को देना हो, वह उस बिजनेस पर लायबिलिटीज कहलाता है। जैसे सपोज इट मान लीजिए आपका बिजनेस है और मेरा बिजनेस है, आज समझ में, यानी कि चलिए हम यहाँ पे दो पर्सन ले लिए, क्या ले लिए, दो पर्सन, यानी कि एक पर्सन हम ले लिया अंकित और दूसरे पर्सन का हमने ले लिया विकास। आज समझ में, अंकित का बिजनेस और जो थोड़ा सा कम चल रहा है, इसके पास पैसा क्या हो रहा है, कम आ रहा है, तो उसने बोला विकास से, विकास आप थोड़ा से काम करिए, आप हमको 1 लाख रुपया दे दीजिए और हम आपको क्या करेंगे, कुछ दिन में वापस कर देंगे। क्या करेंगे, कुछ दिन वापस करेंगे। तो विकास ने क्या किया, 1 लाख रुपया दे दिया किसको, अंकित को। तो ये अंकित के बिजनेस के ऊपर क्या हो चुका है, लायबिलिटीज हो चुका है। क्या हो चुका है, लायबिलिटीज, एक कर्ज हो चुका है कि अब अंकित के बिजनेस को क्या करना है, विकास के बिजनेस को इतना पैसा वापस करना है। आया समझे ना। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि वह पैसा जो एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस या व्यक्ति को देना हो, चाहे दूसरा कोई बिजनेसमैन है चाहे कोई व्यक्ति है, और जो उससे हम पैसा ले रहे हैं और उसको देना है, वो उस बिजनेस पर क्या होगा, लायबिलिटी यानी कि कर्ज होगा। जैसे कि अभी हमने बताया और जो अंकित ने विकास से लिया, तो अंकित के बिजनेस के ऊपर क्या हो गया, उतना लायबिलिटी यानी कि एक कर्ज हो गया, जिस जो अंकित को क्या करना है, विकास को वापस करना है। अब चलिए अब इसके आगे हमारे यहाँ पे बता रहा है, जैसे कह रहा है क्रेडिटर से खरीदा गया उधार सामान का पैसा बैंक से लिया गया लोन का अमाउंट। अब यहाँ पे दो चीज दे रहा है, पहला दे रहा है कि क्रेडिटर से खरीदा गया उधार सामान, क्या चीज, क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है कि जिससे हम माल को परचेज करते हैं। जैसा हम ये कहें कि एक अंकित का बिजनेस है और एक क्या है, बिट्टू का बिजनेस है। किसका बिजनेस है, एक अंकित का और एक बिट्टू का। तो अंकित का बिजनेस काफी बड़ा है और इसका क्या है बिजनेस, एक बड़े शहर में, मतलब शहर से मतलब एक हम समझाने के लिए बात बता रहे हैं। क्या है, अंकित का बिजनेस यहाँ पे है और बिट्टू का बिजनेस कहीं और है। तो बिट्टू क्या किया कि अंकित के पास गया खरीदने के लिए कि एक काम करिए कि हमारा बिजनेस क्या है, मार्कर पेन का है, और आप हमको क्या कर दीजिए, 20 पीस मार्कर दे दीजिए। क्या करिए, 20 पीस मार्कर दे दीजिए, हमको क्या करना, अपने बिजनेस में रख करके उसको सेल करना है। ऐसे में जब बिट्टू गया खरीदने के लिए, तो यहाँ पे ये 20 मार्कर पेन का सेपरेट मान चलिए इसका हुआ 1,000। कितना हुआ, 1,000। तो बिट्टू कह रहा है कि नहीं हमारे पास 1,000 नहीं है, आप 500 लीजिए और 500 हमको क्या करेंगे, बाद में देंगे। क्या करेंगे, बाद में देंगे। तो 500 रुपया बिट्टू के बिजनेस के ऊपर क्या है, लायबिलिटीज है, एक कर्ज है। आ रहा समझे ना, क्योंकि अब ये 500 रुपया किसको देना है, अंकित को। ये समझ में आ रहा है सबको, यानी कि सेपरेट मान के आपका कोई बिजनेस है और आप क्या करेंगे, अगर आपका कोई बिजनेस है तो कहीं ना कहीं से सामान खरीद के लाएंगे तभी तो बेचेंगे ना। तो आप जहां जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए, वो आपका क्या कहलाएगा, क्रेडिटर्स होगा। क्या होगा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हम लोग सप्लायर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सप्लायर। यानी कि अगर आप जिसके यहाँ से माल परचेज करके ला रहे हैं, तो कोई जरूरी थोड़ा था जितने का माल परचेज करें उतना दे ही दे। अरे समझे ना, जैसे उदाहरण हमने बताया 1,000 का माल परचेज किए, 500 दे दिया, 500 आपने क्या कर दिया, उधारी लगा दिया, वो आपका क्या है, लायबिलिटीज है, यानी कि वो आपके बिजनेस के ऊपर क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। और आगे कह रहा है बैंक से लिया गया लोन अमाउंट, कि अगर जो आप अपने बैंक से लोन ले रहे हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो लोन आपके बिजनेस के ऊपर क्या है, एक लायबिलिटीज, एक कर्ज है, कि आपको क्या करना है, आपको अपने बिजनेस से पैसा का प्रॉफिट कमाना है और उस बैंक में लाके क्या करना है, जमा करना है। यानी कि वो आपके ऊपर क्या है, एक लायबिलिटीज है, एक कर्ज है। आपके माइंड में बैठा रहेगा हमको क्या करना है, इतना कर्ज देना है। या इतना से भी अगर आप लोग नहीं समझे, हम उदाहरण ये दे सकते हैं कि जैसे अंकित है और उसके बाद से क्या है, पवन है। तो अंकित को अगर जो पैसे की जरूरत पड़ी, तो किसको, पवन को। तो पवन कह रहा है अंकित से एक काम करिए, आप मुझे पास आज 500 रुपया दे दीजिए। क्या कर दीजिए, 500 रुपया दे दीजिए। तो यही अंकित ने क्या किया, पवन को दे दिया 500 रुपया, लीजिए आप 500 रुपया और आप हमको एक दो दिन में वापस कर दीजिएगा। तो पवन के ऊपर 500 रुपया क्या है, लाइबिलिटीज है, एक कर्ज है। सेम यही होता है बिजनेस के ऊपर, कि जो पवन का कोई बिजनेस है और इस बिजनेस इसको पैसा कम पड़ा, ये अंकित से ले लिया, तो ये पवन के बिजनेस के ऊपर क्या हो गया, कर्ज हो गया, एक लाइबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब उसके आगे हम आ जाएं तो दे रहा है यहाँ पे कैपिटल। क्या दे रहा है, कैपिटल। अब देखिए क्या रहा है, बिजनेस के मालिक यानी कि प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा कैपिटल कहलाता है।
कि अगर जो आप जब शुरू शुरू में बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, तो आप जब पैसा क्या करेंगे अपने बिजनेस में लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस पैसा, तो वो पैसा आपके लिए क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे हम ये कहें कि आज हम जा रहे हैं शॉप ओपन करने, क्या करने जा रहे हैं, एक शॉप ओपन करने जा रहे हैं और वो मोबाइल का शॉप है, तो मोबाइल का शॉप अगर जो करेंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उस बिजनेस कुछ पैसा लगाएंगे, क्या करेंगे, कुछ पैसा लगाएंगे। उस पैसा को लगाने के लिए उस बिजनेस में हमने पैसा को जो लगाया वही पैसा हमारे लिए क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। अब देखिए बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं यहाँ पे कि बिजनेस के मालिक यानी कि प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा, कि जो हम अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। अब जैसे कह रहा है किसी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए व्यापार के मालिक द्वारा लगाया गया धन उस बिजनेस का कैपिटल कहलाता है। कि कोई भी बिजनेस हो या कोई भी आपका व्यापार हो और प्रारंभ में आप जो पैसा लगाते हैं या प्रारंभ में उस व्यापार का मालिक जो पैसा लगाता है वही उस बिजनेस का क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। अब कह रहा है जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है और बिजनेस में जब लॉस होता है तो कैपिटल डिक्रीज होता है। यानी कि जब आप क्या किए, अपने बिजनेस में पैसा लगाए, तो आप जो पैसा लगाए वो आपका पैसा क्या है, कैपिटल है। सपोर्ट आप आज क्या किए, एक शॉप ओपन किए, क्या ओपन किया है, एक शॉप ओपन किए और उस शॉप में आपने क्या किया, 10,000 का पैसा लगाया, कितने रुपए का, 10,000 का। यानी कि जब आप 10,000 पैसा लगा दे रहे हैं तो इस 10,000 में अगर जो आप जब उस पूरे प्रोडक्ट को सेल किए तो आपका 15,000 आया, कितना आया, 15,000। तो आप अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाए थे, 10,000। तो आपका कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा यानी कि बढ़ेगा। आ रहा समझ ना। फिर अगले साल आपका 5,000 इसमें बढ़ गया, अगले साल आपका बिजनेस और बढ़ेगा। अगले साल आपने 10,000 प्रॉफिट कमाया, वो आपके इंक्रीज हुआ कैपिटल अकाउंट में, फिर आपका बिजनेस क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसे आपका कैपिटल धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इनकी बढ़ता जाएगा। लेकिन अब जो बिजनेस में लॉस हुआ, क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस क्या हुआ कि आपने खरीदा 10,000 और 10,000 में खरीदने के बाद आपने उसको सेल किया, आपको मिला कितना, 9,000। कितना मिला, 9,000। तो आपका लॉस कितना हुआ, 1,000। तो ये डिक्रीज कौन होगा, कैपिटल। कौन होगा, कैपिटल। यानी कि कैपिटल आपके बिजनेस में लगा हुआ पैसा है और जब वही पैसा आपके पास नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस धीरे धीरे क्या होने लगेगा, लॉस में चला जाएगा। समझ में। यानी कि क्या होगा ये, कि जब आपका बिजनेस लॉस होगा तो वही आपका कहलाएगा कैपिटल डिक्रीज। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमने बताया कैपिटल, तो कैपिटल हमने ये बताया कि जो पैसा बिजनेस का मालिक लगाता है वो पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। और जो बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो उसका कैपिटल का क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जो बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उस कैपिटल का क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी वो पैसा क्या होगा, कम होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अगली क्लास में हम लोग जानेंगे इनकम। अगली क्लास में हम लोग क्या जानेंगे, इनकम। इनकम में हम लोग जानेंगे कैसे क्या इनकम होता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।